नियति बचपन से अंधी थी और फैमिली के साथ लंदन में रहती थी। एक दिन इंडिया से रिश्ता आया तो बाप ने ढेर सारा दहेज देकर उसे ब्याह दिया। हर महीने नियति को पैसे भी भेज देते जो उसका पति और सास छीन लेते और कहते किसी को बताया तो मार देंगे। वह अंधी बेचारी सबके लिए खाना बनाती, उसके दोनों हाथ जल चुके थे। एक दिन नंद के बच्चे उसे डंडी से मार रहे थे और बाकी सब देखकर हंस रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो सबके होश उड़कर रह गए, क्योंकि बाहर नेति को उसकी छोटी बहन हाथ से पकड़कर ड्राइंग रूम में लाई थी। सफ़ेद रंगत की खूबसूरत से नए नक्श की मालिक नियति में वैसे तो कोई भी कमी ना थी, सिवाय इसके कि वो अंधी थी और देख नहीं सकती थी। कई रिश्ते वाले उसे देखने आते और देखकर चले जाते। उसके पापा लंदन में एक स्टोर में नौकरी करते थे। पत्नी बच्चों को भी वहाँ ले जा चुके थे, लेकिन वहाँ पर उनका गुजारा मुश्किल से ही हो रहा था। थोड़ी बहुत एजुकेशन भी नियति को दिलवाई थी। वहाँ के खर्चों की वजह से उन्होंने नियति को बजाय दूसरे बच्चों को एजुकेशन दिलाने पर ज़्यादा ध्यान दिया था। लेकिन जैसे ही नियति बड़ी हुई तो उन्हें उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उसके पापा की इच्छा थी कि उसकी शादी इंडिया में हो जाए, लेकिन इंडिया जाना बहुत मुश्किल था और यहाँ पर कोई भी अंधी नियति से शादी के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने इंडिया फ़ोन कर नियति के रिश्ते के लिए कहा था। नियति की दूर की मौसी ने उन्हें एक रिश्ता देखने के लिए भी कहा कि वीडियो कॉल पर हम आपको लड़का दिखा देंगे और आप नियति को भी लड़के की माँ को दिखा दीजिएगा। ड्राइंग रूम में नियति को उसकी बहन ने उसे बिठाया और ख़ुद पीछे हट गई। वीडियो कॉल पर उसकी माँ ने नियति को दिखाया था। लड़का और उसकी माँ इंडिया में नियति की दूर की मौसी के घर में ही बैठे थे। देखते ही नियति उन्हें पसंद आ गई और रिश्ता तय हो गया। सारी बातचीत फ़ोन पर ही तय हो गई थी। यूँ तो लड़के वालों को कोई ऑब्जेक्शन ना था, लेकिन उनका कहना था कि वो इस शर्त पर नियति से शादी करेंगी कि उन्हें हर महीने माली तौर पर कुछ ना कुछ दिया जाए। नियति के पापा इस बात पर भी तैयार हो गए थे। कहते थे कि वो अपनी बेटी को हर महीने कुछ ना कुछ खर्च भेजते रहेंगे। इसके बाद नियति को शादी प्रतीक से तय हो गई, जो कि इंडिया के हैदराबाद शहर में रहता था। नियति के पापा ने अपने दोस्त के साथ नियति को इंडिया भेज दिया, जो कि अपने परिवार से मिलने इंडिया जा रहे थे। नियति के पापा ने दहेज के लिए अच्छी खासी रकम भेजी थी। नियति को लेने के लिए उसकी मौसी आई थी और उसे अपने घर ले गई। इंडिया में उसकी शादी प्रतीक से करवाई गई। शादी के बाद जब वो विदा होकर प्रतीक के साथ उसके घर गई तो प्रतीक की माँ उसके पास आकर बैठ गई। कहने लगी कि वो तुम्हारे पापा ने दहेज के लिए पैसों की बात की थी, अब देखो ना तुम्हारे कमरे में तो कुछ भी नया नहीं है। प्रतीक का पुराना फर्नीचर है, भला दुल्हन के कमरे में ऐसी चीज़ें जचती हैं क्या? चलो तुम देख नहीं सकती, लेकिन दुनिया तो देखेगी कि आखिर लंदन से आई लड़की दहेज में लाई क्या है। नियति ने अपने बैग से वो सारे पैसे निकाल कर अपनी सास को पकड़ा दिए जो उसके पापा ने दहेज के लिए दिए थे। इतने नोट देखकर नियति की सास के होश उड़े थे। वो बड़ी खुश हुई, कहने लगी आज तो तुम इसी कमरे में गुजारा कर लो, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें अच्छा फर्नीचर मंगवा के दूंगी। जो भी तुम्हारा कमरा देखेगा वो देखता ही रहेगा। नियति ने कुछ भी नहीं कहा, खामोशी से अपने बेड पर बैठ गई जहाँ उसे उसकी सास ने बिठाया था। उसकी सास कमरे से जा चुकी थी। कुछ देर बाद फिर दरवाज़ा खुला और प्रतीक अंदर आया था। लड़की बहुत सुंदर और मासूम थी। प्रतीक सांवले रंग का था, इसलिए इतनी गोरी चिट्टी और सुंदर पत्नी को देखकर कुछ देर तो उसे हैरत से देखता रह गया। फिर उसका सफ़ेद हाथ अपने हाथ में लिया। दिल में ये भी सोचने लगा कि अगर ये अंधी ना होती तो उसे देखकर मुस्कुरा ना रही होती, बल्कि इस रिश्ते से ही मना कर देती, क्योंकि प्रतीक बिल्कुल भी अच्छा ना था। रंग सांवला था, सामने के दो दांत भी बात करते हुए बाहर दिखाई देते थे, आंखें भी छोटी छोटी सी थीं, कद भी ठीक था। नियति नहीं जानती थी कि उसका पति कैसा है। उसकी ज़िंदगी में तो वैसे भी अंधेरा था, इसलिए उसे क्या फ़र्क पड़ता था कि सामने वाला इंसान कैसा है और कैसा नहीं। वो तो अपने दिल की आंखों से देखती थी, जो कि इंसान की सीरत को ही परख सकता था। उसके स्वभाव को देखकर ही उसे मोहब्बत कर सकता था। प्रतीक ने उसे एक आर्टिफिशियल अंगूठी पहनाकर ये कहा कि ये सोने की अंगूठी है और इसका नग डायमंड का है। नियति मुस्कुराने लगी। फिर उसे गले में भी एक चैन लॉकेट आर्टिफिशियल का पहनाया और यही कहा कि ये सोने का है। वो ये जाहिर करना चाहता था कि उनका परिवार बड़ा अमीर है, अच्छा खासा खाता पीता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रतीक एक आवारा किस्म का लड़का था और उसे कोई भी रिश्ता देने के लिए तैयार न था। एक तो उसका रंग काला था और फिर दूसरा वो निकम्मा सारा दिन सड़कों पर आवारा लड़कों के साथ घूमता फिरता रहता, सिगरेट पीता और शाम को घर लौटता था। जब उसकी माँ ने अपने इकलौते बेटे का रिश्ता देखना शुरू किया तो लोगों ने सौ सौ बातें सुनाई कि इस निकम्मे को हम अपनी बेटी क्यों दें, शक्ल तो अच्छी नहीं थी, कारनामे भी अच्छे नहीं हैं। फिर प्रतीक की माँ मुन्नी देवी स्वभाव की बड़ी तेज़ थी और सबसे बड़ी बात ये कि दोनों माँ बेटा बहुत लालची किस्म के थे।
मुन्नी देवी की एक ही बेटी थी जो शादीशुदा थी लेकिन गांव में रहती थी। 1 साल के बाद ही माँ के पास रहने आती थी। नियति को बहू के रूप में पाकर तो मुन्नी देवी की जैसे सारी इच्छा पूरी हो गई थी। लड़की लंदन से आई थी, फिर इसके बाप ने कहा था कि हर महीने नियति का खर्चा वो दिया करेंगे, तो इन्हें और क्या चाहिए था। यूरो में पैसे आने लगे थे। शादी की रात भी गुजर चुकी थी। सुबह सुबह प्रतीक उठकर नहा धोकर अपने कमरे से बाहर आ गया तो उसकी माँ नाश्ता बना रही थी। प्रतीक को देखकर कहने लगी कि लड़की के बाप ने काफ़ी सारे पैसे दिए हैं। ये सुनकर प्रतीक का चेहरा भी चहक गया। माँ कहने लगी, देखो लड़की को कौन सा दिखाई देता है कि हमने नया फर्नीचर कैसा लिया है कैसा नहीं। हम ऐसा करेंगे कि इसी बेड को आगे पीछे सेट कर देंगे और कहेंगे कि ये नया बेड है और तुम्हारा फर्नीचर बड़ा आलीशान और महंगा आया है। घर में इस्तेमाल की छोटी मोटी सारी चीज़ें हैं। कह देंगे कि हमने सारे पैसों का दहेज खरीद लिया है और ये पैसा मैं अपने बैंक अकाउंट में रखूंगी। माँ की बातें सुनकर प्रतीक के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, क्यों माँ, सारे पैसे तुम क्यों रखोगी? ये क्या बात हुई? शादी मैंने एक अंधी लड़की से की है, सारी ज़िंदगी की कुर्बानी मैंने दी है और पैसे तू अपने अकाउंट में रखेगी? देख माँ, ये सब नहीं चलेगा, पैसे आधे आधे होंगे। माँ ने जब बेटे की बात सुनी तो कहने लगी, घर मुझे चलाना या तुझे? तू तो सारे पैसे अपने दोस्तों में उड़ा देगा, कोई ज़रूरत नहीं फजूल खर्ची करने की। प्रतीक ने जब ये सुना तो कहने लगा, ठीक है फिर मुझसे शिकायत मत करना, क्योंकि मैं भी इस अंधी के साथ कोई रियायत नहीं करूँगा। लेकिन माँ को कहाँ परवाह थी। कहने लगी, तू जान, मेरी तेरी पत्नी जाने, लेकिन देख पैसा मैं तेरे हाथ में नहीं रखूँगी। उसी दिन माँ बैंक में जाकर सारा पैसा अपने अकाउंट में जमा करवा कर आ गई। सिर्फ 8,000 प्रतीक को दिए थे। प्रतीक ने पहले माँ को गुस्से से देखा, फिर पैसे पकड़ लिए और जेब में डाल लिए। मुन्नी देवी कहने लगी, इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझसे ना रखना। फिर उसने अपनी बहू से कहा कि एक दिन तुम मेरे कमरे में सो जाओ ताकि तुम्हारे कमरे में अच्छा सा फर्नीचर लाकर रखा जा सके। मैं तो कल ही जाकर फर्नीचर पसंद भी कर आई हूँ और घर का सारा सामान भी ले आई हूँ। जो तुम्हारे बाप ने पैसे दिए थे सबके सब खर्च हो गए, बल्कि मेरे पैसे भी साथ खर्च हो गए। मैंने कहा तुम्हारे लिए भी कोई भी चीज़ पुरानी न हो। तुम्हारे बाप ने तो ज़्यादा पैसे भी नहीं दिए थे, हालांकि तकरीबन 5 लाख की रकम थी जो कि नियति के पापा ने दहेज के तौर पर दी थी। सारी की सारी सास ने अपने अकाउंट में डलवा ली थी। 5-6 घंटे नियति ने अपनी सास के कमरे में गुजारे और सास ने गली मोहल्ले के आवारा लड़कों को बुलवा कर पैसे देकर वही बेड एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखवा दिया। अलमारी की जगह भी बदल दी ताकि पता चले फर्नीचर नया है। और फिर नियति से कहने लगी, तुम्हारा कमरा सेट हो गया है। उसे ले जाकर बेड पर बैठा दिया। नियति अपने ही कमरे में कदम गिन गिन कर चलने लगी थी ताकि अंदाज़ा लगा सके कि कितने कदम पर उसकी अलमारी आती है, कितने कदम पर ड्रेसिंग टेबल आता है और कितने कदम लेने से वो दरवाजे तक पहुंचती है। ये सब अंदाज़ा उसने एक ही दिन में लगा लिया था। फिर कमरा खोलकर अपने कदम गिन कर अपनी सास से पूछकर वो किचन तक भी गई थी। उसकी सास ने कहा कि क्या तुम्हें कुछ पकाना भी आता है? तो वो कहने लगी, जी हाँ, बस आप मुझे नमक मिर्च मसाले एक प्लेट में डाल दें और सब्ज़ी मुझे दे दें, मैं सब काट लूँगी और अंदाजे से चूल्हे के पास खड़ी होकर हांडी भी बना लूँगी। लेकिन उसकी सास को साथ लगना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं जानती थी कि किस डब्बे में कौन सी चीज़ पड़ी है। उसकी सास ने उसे धीरे धीरे से किचन की हर चीज़ का बता दिया था। एक प्याली में नमक मिर्च मसाला डाल देती और पतीली चूल्हे पर चढ़ा देती और तेल भी डाल देती। बाकी का सारा काम नियति खुद करती थी। वो खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। प्रतीक का व्यवहार शुरू के 20-25 दिन तो नियति के साथ बहुत अच्छा रहा क्योंकि उसे दुल्हन बहुत सुंदर मिल गई थी, फिर पैसे वाली भी थी। लेकिन 20-25 दिन के बाद जब 8,000 उसके ख़त्म हो गए तो अपनी माँ पर भड़कने लगा कि और पैसे दो। उसकी माँ ने तो प्रतीक को बताया था कि पैसे उसके बाप ने नियति के दहेज के लिए दिए हैं, क्योंकि वो जानती थी कि बेटा निकम्मा है, कभी भी कारोबार नहीं करेगा और ना ही कोई नौकरी करेगा, इसलिए पैसे उसके बुरे समय में काम आएंगे या फिर उसके अय्याशियों में। जब प्रतीक ने कहा कि मुझे और पैसे दो तो उसकी माँ कहने लगी कि वैसे भी तेरी शादी को महीना गुजर गया है, अपनी पत्नी से कहे कि अपने बाप को बोले कि वहाँ से पैसे भेजे। प्रतीक अपने कमरे में गया और जाकर नियति से कहने लगा कि 1 महीना हो गया है, तुम्हारे बाप ने अभी तक पैसे नहीं भेजे। इतनी मुश्किल होती, घर के खर्चे पूरे नहीं हो पाते। नियति कहने लगी कि प्रतीक आप काम क्या करते हैं, क्या जॉब करते हैं या फिर कौन सा बिजनेस करते हैं? प्रतीक कहने लगा, तुम्हें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता। तुम बस अपने बाप से पैसे मंगवाओ क्योंकि ये शादी की शर्त में शामिल था। प्रतीक उससे काफ़ी कठोर स्वर में बोला। नियति इस तरह के व्यवहार की आदी नहीं थी, इसलिए घबरा गई। उसने अपने पापा को फ़ोन करके ये बात कही तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मौसी जिसने तुम्हारा रिश्ता करवाया है
उसके हाथ पैसे भिजवा देता हूँ, वो तुम्हें पैसे भी दे जाएगी और मिल भी जाएगी। फिर यही हुआ था। अगले दिन वो मौसी नियति के घर पहुँच गई। नियति के पास बैठी हुई बातें भी करती रहीं और उसे पैसे भी पकड़ा दिए। उसकी मौसी चाहती थी कि वो उसका कमरा देखे कि इन लोगों ने दहेज के पैसों से कैसा कमरा सजाया है, लेकिन नियति की सास ने उन्हें कमरे में जाने नहीं दिया। क्योंकि वो कमरे में चली जाती तो फिर उसका पोल खुल जाता। उसकी मौसी ने कहा कि मुझे नियति का कमरा देखना है, कि इसका फर्नीचर कैसा है। वो कहने लगी बहुत महंगा है, लेकिन इस समय मेरा बेटा वहाँ सो रहा है, उसके सर में बहुत दर्द है और जब वो सोता है तो वो कमरा लॉक करके सोता है, इसलिए मैं आपको वो कमरा नहीं दिखा सकती। उसकी मौसी ने कहा मुझे तो कहीं ना तो फ्रिज नज़र आ रही है और ना ही नए बर्तन। उसकी सास कहने लगी वो भी हमने नहीं ख़रीदे, क्योंकि इसके बाप ने इतने ज़्यादा पैसे नहीं भेजे थे जिससे दूसरी चीज़ें ख़रीदी जा सकती। अब प्रतीक पैसे तो कमा रहा है, जब कमाएगा तो घर में सामान भी आ जाएगा। उन्होंने इस तरह बात कहकर बात को बदला था। उसकी मौसी को दोनों माँ बेटों का व्यवहार बड़ा संदिग्ध लग रहा था। नियति के पास उसकी मौसी को अकेले बैठने भी नहीं दिया। उसकी सास हर समय उनके सर पर सवार थीं। उसकी मौसी वापस चली गई और जो पैसे नियति के पापा ने भेजे थे वो भी उसे पकड़ा दिए। जैसे ही उसकी मौसी घर से बाहर निकली तो प्रतीक की माँ ने नियति के हाथ से पैसे छीन लिए। कहने लगी इधर दे अंधी, तुझे पैसों का क्या पता। पहली बार सास का ऐसा व्यवहार देखकर वो हैरान हुई थी। सास से उसने फिर किचन का रास्ता दिखा दिया। वो बेचारी किचन में चली गई। शाम को उसकी नंद भी गांव से अपने पति और उस बच्चे समेत पहुंच गई थी। उसके बच्चे बड़े बदतमीज़ थे, पूरा दिन पूरे घर में उधम मचाते रहते और नंद अपनी माँ के साथ बैठी रहती, अपने बच्चों को रोकती न टोकती। बच्चों ने देखा कि उनकी मामी अंधी हैं तो उसे अंधी अंधी कहकर हंसते, उसका मजाक उड़ाते। नियति ने प्रतीक से कहा कि तुम्हारे भांजे बहुत बदतमीज़ी करते हैं, कभी मुझे किचन में धक्का देकर चले जाते हैं, कभी मेरे कमरे में बेड पर उछलने कूदने लगते हैं। तो प्रतीक कहने लगा तो क्या हुआ, अब तुम चाहती हो कि मैं अपनी बहन को घर से बाहर निकाल दूँ? वो 1 साल बाद ही तो मेरे घर पर आती है। देखो मैं ना तो बच्चों को कुछ कह सकता हूँ और ना ही अपनी बहन को। वो कहने लगी ऐसे तो वो बच्चे कभी भी मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं। प्रतीक कहने लगा तो मैंने कहा था अंधी हो, मुझे क्यों बार बार सुनाती रहती हो, मुझे नहीं सुनने तुम्हारे दुखड़े। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। नियति अपने आंसू पीकर रह गई। एक बार नियति को बुखार हो गया, लेकिन ना तो प्रतीक को कोई चिंता थी और ना ही उसकी सास को। वो पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रही। किसी ने उनसे दवा तक ना पूछी और ना ही खाने का पूछा। रात को जब प्रतीक कमरे में आया तो वह हाय हाय कर रही थी। कहने लगी प्रतीक मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। वो कहने लगा मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ। वो कहने लगी अभी 15 दिन पहले ही तो मेरे पापा ने पैसे भेजे हैं, तो मुझे उन्हीं पैसों से डॉक्टर के पास ले जाओ। मुझे तो किसी ने यहाँ पर नाश्ता खाना भी नहीं पूछा। प्रतीक कहने लगा मैं क्या करूँ, एक तो अंधी लड़की मेरे पल्ले बांध दी है। फिर कमरे से बाहर निकल गया। अपनी माँ से कहने लगा उसे बुखार है, अगर उसके बाप के पैसे अपने ही अकाउंट में रखने होते हैं तो फिर इसे डॉक्टर को भी खुद लेकर जाओ, मेरे सर पर इस अंधी की जिम्मेदारी मत डालो। ये कहकर वो भी घर से बाहर चला गया। मुन्नी देवी बड़े गुस्से से कमरे में आई। कहने लगी हमें क्या पता कि तुम कमरे में घुसी बीमार पड़ी हो, अरे बाहर आकर बता तो सकती हो कि तुम्हें बुखार है। वो कहने लगी माँ जी मुझसे उठकर बैठने की भी हिम्मत नहीं है, मैं बाहर कैसे आती। सास ने बुरे दिल से नाश्ता बनाकर नियति को दिया, फिर डॉक्टर के पास ले गई, उसे बुखार की दवा दिलवाई। वहीं ये खुशखबरी भी मिल गई कि वो उम्मीद से है। ये सुनकर सास को कोई खुशी नहीं हुई थी, बल्कि वह तो सोच में पड़ गई थी कि कैसे ये सब कुछ करेगी, पता चले कि इसका बच्चा भी अंधा है। उसने डॉक्टर से कहा कि हमें अभी बच्चे नहीं चाहिए, तो मेरी बहू का बच्चा गिरवा दो। ये सुनकर नियति रोने लगी। कहने लगी कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। वो कहने लगी कि मैं दो बंधों को नहीं पाल सकती, तुम अंधी हो, तुम्हारा बच्चा भी अंधा होगा। ज़बरदस्ती नियति का बच्चा भी उसकी सास ने गिरवा दिया। वो रोते धोते घर पर आई थी, आकर बिस्तर पर बेहाल होकर लेट गई। एक तो बुखार में भी थी, दूसरा बच्चा गिरवाने की वजह से उसकी हालत और भी बिगड़ चुकी थी। लेकिन सास ने रात को ही उसे दूध के साथ ढेर सारी दवाइयाँ खिलाईं और कहने लगी चल उठकर खाना बना, मेरी बेटी 1 साल बाद गाँव से आई है और यहाँ तेरे ड्रामे ख़त्म नहीं होते, तू तो बिस्तर पकड़कर बैठी है। नियति तो अपनी सास की बातें सुनकर हैरान थी। कहने लगी कि माँ जी आपको मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही, एक तो आपने मेरा बच्चा भी गिरवा दिया, ऊपर से मुझे बुखार है। सास कहने लगी बस बस ज़्यादा ड्रामे मत दिखाओ और उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए किचन में ले गई। कहने लगी चल खाना पका। चूल्हा जलाकर हांडी चूल्हे के ऊपर रख दी। वो बेचारी रोते हुए हांडी बनाने लगी, तवे पे रोटियां बना रही थी कि जब पीछे से आकर उसके नन के बच्चों ने उसे धक्का दिया। दोनों हाथ नियति के तवे पर जाकर लगे थे।
गर्म गर्म तवे पर हाथ लगने से वो बिलबिला उठी, चीखने चिल्लाने लगी। जब तक नियति की सास और नंद किचन में पहुंची, उसके हाथ जल चुके थे और उसकी नंद के बच्चे हंसते हुए तालियां बजा रहे थे कि हमने अंधी मामी को जला दिया। उसकी नंद ने कहा कि चलो भागो यहाँ से, एक तो तुम लोग बहुत शरारती हो, बात को यूं किया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। नियति रोए जा रही थी। उसकी नंद ने उसके हाथ पर बरनौल लगा दिया, कहने लगी इतना भी ज़ख्म नहीं हुआ कि तुम रोना धोना मचा के रख दो। रात को जब प्रतीक आया और खाना मांगने लगा तो उसकी माँ कहने लगी, जब बाजार से रोटी ले आ, तेरी पत्नी ने तो काम ना करने के नए नए बहाने सीख लिए हैं। वो अपना हाथ जला बैठी है और कहती है बच्चों ने धक्का दिया है। अरे बच्चे तो शरारती हैं, ज़रा सा धक्का दिया तो इस महारानी ने तवे पर हाथ डाल दिए। अब इतनी तो अकल समझ है ना कि तवे पर हाथ नहीं रखना चाहिए, हाथ जल जाएंगे। ये सुनकर प्रतीक ने तो इस बात को ऐसे उड़ाया था कि जैसे मक्खी को उड़ाया जाता है। वो बाजार से जाकर रोटी ले आया, सबने खाना खाया। नियति के हाथ पर दवाई लगी थी और जलन इतनी ज़्यादा थी कि उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, फिर हाथ पर छाले भी होने लगे। उसने सास से कहा कि कोई मुझे भी खाना खिला दे। उसकी रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी, लेकिन किसी ने भी उसे खाना नहीं खिलाया। प्रतीक कमरे में आया तो वो रो रही थी, कहने लगा चलो अब तुम्हारा ड्रामा शुरू हो गया है। उसने अपने दोनों हाथ प्रतीक को दिखाए, कहने लगी मेरे दोनों हाथों में जलन है, मैं अपने इन हाथों से खाना नहीं खा सकती, मैं सुबह से भूखी हूँ, भगवान के लिए प्रतीक मुझे कुछ खिला दो। पता नहीं प्रतीक को उस पर कैसे तरस आ गया, कहने लगा अच्छा रुको। वो किचन में गया, रोटी सब्जी लेकर आया, निवाले बनाकर उसके मुंह में ठूसने के अंदाज में डालने लगा, साथ में पानी भी उसके मुंह में लगा दिया। नियति उसे बताने लगी कि भगवान ने मुझ पर कृपा की थी, मैं प्रेग्नेंट थी लेकिन तुम्हारी माँ ने बच्चा गिरवा दिया। उसकी बात सुनकर प्रतीक कहने लगा चलो अच्छा किया, वैसे भी मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी लेने के मूड में नहीं हूँ। फिर कहने लगा इस बार अगर तुम्हारी मौसी तुम्हारे बाप को दिए हुए पैसे लाएं तो माँ को देने के बजाय की ज़रूरत नहीं है, वो पैसे तुम मुझे दो, माँ तो सारे पैसों पर नाक बनकर बैठ गई हैं। तुम पैसे मुझे दोगी तो मैं तुम्हारे खाने पीने का भी ख्याल रखूँगा। अगली बार जब उसकी मौसी पैसे लेकर आई तो वो पैसे प्रतीक ने छीन लिए थे, लेकिन एक ही दिन में सारे पैसे अपने दोस्तों में उड़ाकर आ गया। सबका व्यवहार नियति के साथ और भी ख़राब होने लगा। अब तो सास और नंद उसे बुरा भला भी कहने लगीं। उसकी नंद के बच्चे उसे छड़ियों से मार रहे थे। अभी तक उसके हाथ का जख्म ठीक नहीं हुआ था, लेकिन फिर उसे फिर से हांडी रोटी पर लगा दिया गया था और अपना बचाव वो कर रही थी। बार बार इन बच्चों से कह रही थी कि मुझे तुम लोग क्यों मारते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन वो कुछ भी नहीं सुन रहे थे। सारे लोग घर में मौजूद थे, प्रतीक भी, उसकी बहन भी, उसकी माँ भी, लेकिन बच्चों को ना तो कोई रोकता था ना टोकता था। वो जैसे चाहे बदतमीज़ी नियति के साथ करते रहते। नियति तो रो रो कर यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, अगर मेरी ज़िंदगी ऐसी ही थी तो मुझे अपने पास बुला ले। कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नियति के पापा और माँ लंदन से बहुत सारे गिफ्ट्स और बैग लेकर आए थे। वो अपनी बेटी को देखने आए थे, लेकिन बेटी का हाल देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि रिश्ता करवाने से पहले तो यही बताया गया था कि लड़के का अच्छा घर है, वो अच्छा कमाता है, बस सांवला है। लेकिन यहाँ तो घर कम और चिड़ियाघर ज़्यादा लग रहा था। 8-10 साल के बच्चे हाथ में छड़ियाँ पकड़े नियति को मार रहे थे, बाकी सब हंस हंस कर उसका तमाशा देख रहे थे। जैसे ही सबकी नज़र उसके माँ बाप पर पड़ी थी, सबके रंग उड़े थे। नियति का बाप बड़े गुस्से से उन बच्चों के पास आया और फिर उन्हें एक थप्पड़ लगा कर बच्चों को पीछे किया। फिर नियति को अपने साथ लगाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी माँ ने जब नियति के जले हुए हाथ देखे तो अपने किए पर पछतावा होने लगा। इससे अच्छा था कि वो अपनी बेटी को अपने पास ही रखते। उन्होंने प्रतीक से कहा कि मैं तुम्हें हर महीने एक अच्छी खासी रकम भेजता रहा हूँ और मैंने दहेज के नाम पर भी लाखों रुपए दिए थे, लेकिन मेरी बेटी के कमरे में पुराना बेड पड़ा है। जब तुम लोगों ने कुछ भी नहीं खरीदा तो मेरा पैसा वापस करो और मेरी बेटी को भी छोड़ दो। मैं अपनी बेटी पर और अत्याचार नहीं करवा सकता। उसकी सास तो पैसों पर नाक बनकर बैठी थी। कहने लगी बेटी को लेकर जाना है तो ले जाओ, मगर पैसा हम सबने खर्च कर लिया है। उसके पापा ने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। पुलिस को देखकर प्रतीक और उसकी माँ बहन की रंगत उड़ी थी। 4 डंडे नहीं पड़े थे कि उसकी सास ने सब कुछ उगल दिया। सारा पैसा नियति के पापा को वापस मिल चुका था, जो उसकी सास ने अपने अकाउंट में रखवाया था। वो लोग वापस नियति को लंदन ले गए, प्रतीक से तलाक भी दिलवा दी और फिर नियति को अच्छी एजुकेशन दिलवाई और हमेशा अपने पास ही रखा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।